वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पुनः प्लेटो पर लौटे हैं। इससे पहले हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझा और चर्चा की कि प्लेटो का न्याय किस प्रकार पूर्ववर्ती सिद्धांतों से और आज प्रचलित न्याय के सिद्धांत से किस प्रकार इतर है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को शिक्षा सिद्धांत से ही मजबूती मिल सकती थी, इसलिए प्लेटो ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को आरंभ किया और उसके बारे में एक सिद्धांत दिया कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। और प्लेटो मानता था कि किस प्रकार से आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए, दार्शनिक राजा तैयार करने के लिए, राज्य में न्याय की पूर्ण स्थापना के लिए शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने सभी अन्य राज्यों को देखते हुए, जैसे उनके जो नज़दीक राज्य थे स्पार्टा, उनसे प्रेरणा लेते हुए शिक्षा को एक बहुत लंबी प्रक्रिया के रूप में उन्होंने समझाया और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में बताया। तो आज दोस्तों हम प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इनका क्वेश्चन क्या बन सकता है। प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा हुआ अब तक का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये कथन रूसो का है और आप इस कथन को भी ध्यान रखेंगे कि रूसो ने कौन सा कथन दिया। एग्जाम में अगर आपके पास सवाल आ जाए तो आप बताएंगे कि प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा हुआ अब तक की सर्वोच्च रचना है। ये कथन रूसो का है। ये सवाल आपके एग्जाम में 20 शब्दों में भी आ सकता है, 50 शब्दों में भी आ सकता है, 200 शब्दों में भी आ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके आंसर को हम स्टार्ट करते हैं। प्लेटो कहता है कि रिपब्लिक में शिक्षा का जो विवेचन प्लेटो ने किया है वो न्याय को इस प्रकार प्राप्त करना चाहता है, वातावरण को इस प्रकार शुद्ध करना चाहता है, वातावरण को इस प्रकार से, सृष्टि को इस प्रकार से निर्मित करना चाहता है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली हो। क्या हो? राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली हो। और दूसरा, साम्यवादी व्यवस्था को वो अपनाता है। साम्यवादी व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि राज्य में न्याय स्थापित राज्य प्राप्त होगा कैसे। इसके लिए उन्होंने दो चीजें बताई। एक तो पहला बताया उन्होंने राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली हो और दूसरा साम्यवादी व्यवस्था हो। तो प्लेटो का विचार था कि शिक्षा प्रणाली द्वारा आदर्श राज्य के लिए संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग की प्राप्ति संभव हो सकेगी। शिक्षा का जो प्लेटो ने सिद्धांत दिया उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा प्रणाली है उसी के माध्यम से हमें कौन प्राप्त होगा? शासक प्राप्त होगा, जो दार्शनिक राजा कहलाएगा, और उसकी जो मंत्रिमंडल होगी वो, और सैनिक वर्ग प्राप्त होगा। उत्पादक वर्ग प्राप्त नहीं होगा। न्याय सिद्धांत में हमने देखा कि उन्होंने समाज को 3 भागों में बांटा था, जिसमें एक उत्पादक वर्ग था, एक सैनिक वर्ग था और एक कौन सा? शासक वर्ग था। तो 2 वर्गों की प्राप्ति हमें किससे हो रही है? प्लेटो के इस शिक्षा सिद्धांत से हो रही है। और वो पहला वर्ग है शासक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। बारकर ने इस बात को समझते हुए एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य कहा है, शिक्षा योजना, प्लेटो की शिक्षा योजना मानसिक रोगों की मानसिक औषधि है। क्या है? प्लेटो की शिक्षा योजना मानसिक रोगों की मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास है या मानसिक औषधि है। यानी कि शिक्षा योजना को बारकर ने क्या बताया है? मानसिक रोगों की मानसिक दवाई या औषधि। यह आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री अपन पुरानी इसके बैकअप में देख लेते हैं हिस्ट्री में, कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में एथेंस और स्पार्टा, मैंने पहले बताया था आपको, एथेंस और स्पार्टा 2 शहर थे जहां लगभग नज़दीक थे, तो इनकी बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं एक जैसी मिलती जुलती थी। तो प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा 2 शहरों की शिक्षा प्रणालियों की विशेषताओं को एकजुट करके ये शिक्षा सिद्धांत दिया है, जिसमें क्या था? एक तो मानसिक विकास और एक शारीरिक विकास, यानी मानसिक शिक्षा और शारीरिक
शिक्षा, दोनों ही रूपों में उसने जोर दिया। स्पार्टा में क्या शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था और एथेंस में मानसिक शिक्षा पर। लेकिन जब प्लेटो ने अपना विचार दिया शिक्षा का, तो उन्होंने कहा शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी उतना ही करे। तो प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषता क्या हो गई? मानसिक और शारीरिक शिक्षा का निर्माण। ठीक है। फिर देखेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना के का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास था। जब देखो व्यक्ति का शारीरिक विकास भी हो जाएगा, मानसिक विकास हो जाएगा, तो स्वतः ही संपूर्ण विकास हो जाएगा। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि प्लेटो ने शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा, मानसिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। इन दोनों को ही उसने दोनों को ही बराबर रूप से करने के लिए बल दिया कि केवल शारीरिक रूप से आदमी शिक्षा प्राप्त कर ले तो मानसिक रूप से कमजोर रह जाएगा, और मानसिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो शारीरिक रूप से कमजोर रह जाएगा। तो दोनों का उन्होंने समन्वय करते हुए उनको दोनों ही शिक्षाओं को अत्यधिक बल दिया, जिससे क्या व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। अब हम शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा है इन्होंने। जो व्यक्ति जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के शुरुआती 20 वर्ष तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया और 0 से लेकर 20 वर्ष तक वो प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है, जिसमें शारीरिक शिक्षा को उसने बल दिया है। जिसमें क्या बल दिया है उसने? प्रारंभिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को बल दिया है, जिसमें उसको व्यायाम वगैरह इनकी शिक्षा दी जाती थी। और इसके अंतर्गत व्यक्ति को उन चीज़ों के बारे में भी सिखाया जाता था, जैसे वाद्य यंत्र बजाना और ऐसे कुछ हुनर जो व्यक्ति के अंदर छुपे हुए हैं, उनको भी वो इसमें शामिल करता है प्रारंभिक शिक्षा में। जो शारीरिक शिक्षा है उसके अंदर, जैसे अस्त्र शस्त्र चलाना, ये सब शारीरिक शिक्षा का ही एक भाग था, जिसे प्रारंभिक शिक्षा के रूप में वो मानता है। ये व्यक्ति को कब से मिलती है? 6 से 20 वर्ष तक, या 0 से 20 वर्ष तक, आप ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण का उद्देश्य था। यानी 20 वर्षों तक व्यक्ति की भावनाओं को और संवेगों को इस प्रकार नियंत्रित कर दिया जाए कि उसका चरित्र उत्तम हो जाए और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाए। ये उसका उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा का। दूसरा भाग जो शिक्षा योजना का है जो है उच्च शिक्षा, ये 20 वर्ष बाद आरंभ होती थी। उच्च शिक्षा क्या थी? 20 वर्ष बाद आरंभ होती थी, जिसमें क्या है? गणित की, नीति शास्त्र की, ज्योमेट्री और दर्शन की विशेष शिक्षा व्यक्ति को दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें साहित्य की उपेक्षा की गई, साहित्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें गणित को बहुत महत्व दिया गया है, ज्योमेट्री को बहुत महत्व दिया गया है, दर्शन को बहुत महत्व दिया है और नीति शास्त्र को बहुत महत्व दिया है। उच्च शिक्षा में इन 4 चीज़ों को इन्होंने शामिल किया है, गणित, नीति शास्त्र, ज्योमेट्री और दर्शन को। और ये व्यक्ति शिक्षा कब प्राप्त करता था? उच्च शिक्षा 20 वर्ष पश्चात, और ये अगले 10 वर्षों तक लगातार अनवरत रूप से चलती थी। यानी व्यक्ति 30 वर्षों तक लगातार शिक्षा प्राप्त करता रहता था। 6 से 20 वर्ष तक तो उसने क्या प्राप्त किया? प्रारंभिक शिक्षा। और 20 से अगले 10 वर्ष तक उसने क्या प्राप्त की? उच्च शिक्षा। और फिर दार्शनिक राजा बनने के लिए भी उन्होंने एक कंडीशन रखी थी। हम दार्शनिक राजा का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा अपन को कि अगले 5 वर्ष बाद, जैसे 30 वर्ष की शिक्षा उसकी कंप्लीट हो गई, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तो अगले 5 वर्ष यानी 30 से 35 वर्ष उसे क्या है? सांसारिक अनुभव लेने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो संसार में होने वाली व्यवहारिक घटनाओं को समझ सके, उनका एनालिसिस कर सके, और तब जाके कहीं उसे दार्शनिक राजा बनने की ओर वो आकर्ष किया जाता था। और उसमें भी फिर बहुत सारी पाबंदियां थी, उसके बारे में हम चर्चा जब हम पढ़ेंगे दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट तब देख लेंगे। अब आगे देखते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं क्या क्या रही। अब आपको समझ में आ ही गया भाई, मानसिक और शारीरिक दोनों शिक्षाएं वो देता है, और क्या करता है? मानसिक और शारीरिक शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उसका उद्देश्य है। बारकर का कथन आप याद रख लेंगे। क्या है? क्या है बारकर का कथन? मानसिक रोगों की मानसिक औषधि। ये बारकर का कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना है मानसिक रोगों की मानसिक औषधि है, और मानसिक औषधि के आधार पर ही उन रोगों का उपचार करने का वो प्रयास करता है। और फिर रूसो का कथन भी आप ध्यान रखेंगे कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखा हुआ सर्वोत्तम ग्रंथ है।
ये दो कथन हो गए, ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में लिख सकते हैं इनको जब आप बड़ा क्वेश्चन करें तब। और छोटा क्वेश्चन आए अगर शिक्षा का 50 शब्दों में, तब तो टू द पॉइंट आपको सारा कुछ समझा देना है कि भाई दो भागों में बांटा है, जो उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, और मानसिक शारीरिक। एथेंस स्पार्टा दो शहरों से मेल खाती है इनकी शिक्षा योजना, दोनों का उन्होंने समन्वय किया और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ही इनका उद्देश्य था। चलो हम पुनः विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। तो पहली विशेषता है प्लेटो द्वारा राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। बिल्कुल सही, प्लेटो ने क्या है, ये शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 20 वर्ष तक तो शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। शिक्षा योजना क्या कर दी, अनिवार्य कर दी। और दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट है प्लेटोवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास करना है। ये भी वही पॉइंट आ गया कि भाई शारीरिक विकास हो गया 20 वर्षों तक, मानसिक विकास हो गया अगले 10 वर्षों तक, इस प्रकार उसका संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास हो गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन, प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में न्याय के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। बिल्कुल, सारा कुछ हो रहा है, ये जो शिक्षा पद्धति है या साम्यवाद है, ये सारी व्यवस्थाएं प्लेटो किसको प्राप्ति के लिए कर रहा है कि व्यक्ति जब संतुलित हो जाएगा, उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा, तो वो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल अपने गुणों के अनुरूप ही आचरण करेगा। और गुणों के अनुरूप आचरण करने से क्या होगा, वो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और समाज में संतुलन बना रहेगा और वह व्यक्ति न्यायशील हो जाएगा। चौथा पॉइंट है शिक्षा योजना मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। बिल्कुल ठीक है भाई, शिक्षा जब तक व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, यानी कि उसमें समझ ही विकसित नहीं होगी किसी चीज की, तब तक वो राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं कर सकता। यानी शिक्षा योजना मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लेटो ने शिक्षा योजना में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए स्थान रखा। उस समय जब प्लेटो का जन्म हुआ, उस समय बहुत ज़्यादा विषमताएं थी स्त्री और पुरुष को लेकर, लेकिन फिर भी उसने अपने राष्ट्र को महत्व देते हुए स्त्री और पुरुष को बराबर दर्जा दिया और दोनों के लिए ही शिक्षा योजना को अनिवार्य रखा। अगला पॉइंट देखेंगे, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में धर्म और नैतिकता को उचित स्थान दिया। बिल्कुल ठीक है, धर्म और नैतिकता के आधार पर उन्होंने शिक्षा प्रणाली को अपनाया। फिर अगले देखेंगे, प्लेटो ने शिक्षा को या शिक्षण को जीवन का अल्पकालिक कार्य नहीं माना कि भाई 2-4 साल पढ़ाई कर ली या 2-4 साल शारीरिक श्रम कर लिया तो सब कुछ आ गया आपको या ठीक हो गया। शिक्षा को उन्होंने जीवन पर्यंत या अनिवार्य रूप से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। और ये बिल्कुल ठीक है, ज्ञान को आप जितना घिसेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना याद रखेंगे, जितनी आप शारीरिक श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतनी ही आप में निपुणता बढ़ती जाएगी। इससे आगे अपन देखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना। भाई ये आलोचना इसलिए है कि भाई अपन ने देख ली विशेषताएं ये है, तो आलोचना क्या क्या हो सकती है। पहली आलोचना है कि ये जो शिक्षा योजना थी इसका सारा उद्देश्य क्या था, एक दार्शनिक राजा तैयार करना था या शासक वर्ग को तैयार करना था। तो और वर्गों को इसने क्या है, गौण कर दिया, जिस केवल अभिभावक वर्ग को तैयार करने के लिए ये पूरी शिक्षा प्रणाली उन्होंने अपनाई, जो क्या है कि थोड़ी सी विवेक सम्मत नहीं लगती। दूसरी आलोचना है शिक्षा योजना में साहित्य की उपेक्षा की गई, गणित को अत्यधिक महत्व दिया गया। मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने क्या है, साहित्य को तो अत्यधिक उपेक्षा कर दी और गणित, ज्यामिति, दर्शन और नीति शास्त्र को अत्यधिक महत्व प्रदान कर दिया। पर आपको मालूम है साहित्य व्यक्ति को ऐसे आंतरिक उसमें लेकर जाता है जिससे कि व्यक्ति अपनी भावों, संवेगों को समझ सके। वास्तव में साहित्य बहुत आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट है शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला है। भाई कौन व्यक्ति लगातार 6 वर्ष से 30 वर्ष तक पढ़ाई करे, फिर उसके बाद 5 वर्ष तक वो सांसारिक अनुभव ले, तब जाके उसे दार्शनिक राजा बनना है, तो ये बहुत लंबी और बोरिंग प्रक्रिया हो जाती थी। इसमें व्यक्ति का उत्साह कम हो जाता था। अगला चौथा पॉइंट है शिक्षा योजना में राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं पर इतना आश्रित कर दिया उसे कि व्यक्तिगत विकास का राज्य के हितों के सम्मुख उसका कोई स्थान ही नहीं रह गया। मतलब शिक्षा योजना में राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं पर इतना आश्रित कर दिया व्यक्ति को कि उसका व्यक्तिगत विकास राज्य के हितों के सम्मुख आश्रित हो गया। बिल्कुल ठीक है भाई,
व्यक्ति को राज्य पे ही पूर्णतः समर्पित कर दिया कि आपको 30 वर्षों तक लंबी शिक्षा लेनी है। किसके लिए? राज्य के लिए। तो व्यक्ति का स्वयं का जो घर परिवार है, उन सब के प्रति उसकी विरक्तियां बढ़ती चली गई। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि प्लेटो की, अब उसका निष्कर्ष देख लेते हैं इस सिद्धांत का, कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। वो साहित्य को स्थान नहीं देता, वह वक्र वर्ग के लिए करता है, लंबी प्रणाली है। लेकिन इन सबके बाद भी यह हमें देखना पड़ेगा कि अपने समय की यह बहुत आगे की सोच थी, अपने समय की दृष्टि से पर्याप्त आगे की सोच थी, और मानव के सर्वांगीण विकास को इसमें ध्येय बनाकर इस शिक्षा व्यवस्था को अपनाया गया था। यानी कि उस समय के लिए ये बहुत अद्भुत प्रक्रिया थी, जिसका विचार हर कोई व्यक्ति उस जमाने में नहीं कर पाया था। आज तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उस जमाने में जहाँ संसाधनों का अभाव था, व्यक्ति केवल अपनी आजीविका को लेकर ही चिंतित रहता था, उस जमाने में प्लेटो ने इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था देकर एक अद्भुत कार्य किया। धन्यवाद, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।